हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे संसद में बजट के बारे में। दोस्तों, संविधान ने बजट में को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में, बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का एक प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। बजट में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं। पहला, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां। दूसरा, राजस्व बढ़ाने के उत्पाद एवं साधन। तीसरा, खर्च का अनुमान। चौथा, वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण। पांचवा, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजनाएं। भारत सरकार के 2 बजट होते हैं, रेलवे बजट और आम बजट। पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता है, जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के आय व्यय का विवरण होता है। रेलवे बजट को आम बजट से 1 वर्ष सीमित की सिफारिश पर 1921 में पृथक किया गया था। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, रेल वित्त में लचीलापन लाना। दूसरा, रेलवे की नीति निर्धारण अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, रेलवे राजस्व में सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्वों की सततता सुनिश्चित करना। चौथा, रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना। अगस्त 2016 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में सहमति करने का निश्चित किया। इस उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें दोनों मंत्रालयों के अधिकारी होंगे और जो विलय को का संभव बनाने के लिए कार्य करेंगे। एक अलग रेलवे बजट की सालों पुरानी परंपरा को छोड़कर मोदी सरकार के सुधार एजेंडे का ही एक हिस्सा है। संवैधानिक उपबंध। संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लिखित हैं। पहला, राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। दूसरा, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। तीसरा, समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। चौथा, बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पूरा स्थापित नहीं होगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। पाँचवा, विधि प्राधिकृत की सेवाएं किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। छठा, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। सातवां, संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों में व्याख्यात किया जाता है। पहला, धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा में अनुदान की मांग पर मतदान पर की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यह लोकसभा को प्राप्त विशेष सुविधा है। तीसरा, राज्यसभा में 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 8वां पॉइंट, बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि विधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि के किए गए व्यय को पृथक दिखाना चाहिए। 9 पॉइंट, बजट राजस्व खाते में व्यय और अन्य व्ययों को पृथक दिखाएगा। 10वां, भारत की संचित निधि पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। भारित व्यय। बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय एवं भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारित व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है, जबकि अन्य प्रकार के पर मतदान करवाया जाता है। भारतीय व्ययों की सूची निम्नानुसार है। पहला, राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यालय के अन्य व्यय। दूसरा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। चौथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन।
पाँचवां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन। छठा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। सातवां, उच्चतम न्यायालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें इन कार्यालयों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भी शामिल। आठवां, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, इनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थमत अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंकर की दृष्टि के लिए अपेक्षित राशि पारित होने की प्रक्रिया। संसद में बजट निम्नलिखित 6 स्तरों से गुजरता है। पहला, बजट का प्रस्तुतीकरण। दूसरा, आम बहस। तीसरा, विभागीय समितियों द्वारा जांच। चौथा, अनुदान की मांग पर मतदान। पाँचवा, विनियोग विधेयक का पारित होना। छठा, वित्त विधेयक का पारित होना। पहला, बजट का प्रस्तुतीकरण। बजट दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे बजट और आम बजट दोनों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। रेल बजट आम बजट से पहले पेश किया जाता है। लोकसभा में रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में बजट पेश किया जाता है और आम बजट को वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। आम बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देता है उसे बजट भाषण कहते हैं। लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। राज्यसभा में इसे बाद में पेश किया जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट है आम बहस। साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती है। दोनों सदनों इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस चरण में लोकसभा इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा नहीं कर सकती। इसके संबंधित प्रश्नों को उठाया जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि वह इसका जवाब दे। तीसरा पॉइंट है विभागीय समितियों द्वारा जांच। बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान संसद की स्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि के विस्तार से पड़ताल करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारत रखा जाता है। स्थायी समितियां यह व्यवस्था 1993 से शुरू की गई थी। यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य प्रारंभ की गई। चौथा पॉइंट है अनुदान की मांगों का मतदान। वित्तीय विभागीय स्थायी समितियों के आलोक में लोकसभा के अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है। मांगे मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है। पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाती है। इस संदर्भ में 2 बिंदु उल्लेखनीय हैं। एक, अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरा, राज्यसभा का मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है तथा इसमें भारत के संचित निधि पर भारित व्यय शामिल नहीं होता है। आम बजट में 109 मांगें होती हैं जबकि रेल बजट में 32 मांगें होती हैं। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं। संसद सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकती है। इस प्रकार के प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है जिसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, नीति कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। नीति कटौती प्रस्ताव यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है, इसलिए इसमें कहा गया जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय के में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक ही कम किया जाए। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। एक कटौती प्रस्ताव में स्वीकृत के लिए निम्न दशाएं आवश्यक हैं। पहला, यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इसमें किसी भी प्रकार की अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए।
तीसरा, यह केवल एक मामले से ही संबंधित होनी चाहिए। चौथा, इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबंधित कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। पाँचवा, इसमें संघ सरकार के कार्यक्षेत्र बाहर किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। छठा, इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए। सातवां, इसमें किसी न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। आठवां, इसके द्वारा विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नवा, इसमें कोई पुनर्परिचर्चा का कोई विषय नहीं होना चाहिए जिसके बारे में किसी सत्र से पहले कोई निर्णय लिया जा चुका हो। 10वां, यह अनावश्यक विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए। एक कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात में है कि पहला, अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर, व उत्तरदायी सरकार को सिद्धांत कायम रखने के लिए सरकार के कार्यकलापों की जांच करना है। हालांकि कटौती प्रस्ताव की प्रायोगिक रूप से ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। यह केवल सदन में लाए जाते हैं तथा इन पर चर्चा होती है, लेकिन सरकार का बहुमत होने के कारण इन्हें पास नहीं किया जा सकता। ये केवल कुछ हद तक सरकार के अंकुश लगाते हैं। अनुदान मांगों पर मतदान के लिए कुल 26 दिन निर्धारित किए गए हैं। अंतिम दिन अध्यक्ष की सभी विशेष मांगों को मतदान के लिए पेश करता है तथा उनका निपटान करता है, फिर चाहे सदस्यों द्वारा इन पर चर्चा की गई हो। इसे गिलोटिन नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।